हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग JTET 2026 के साइंस सिलेबस के अनुसार जो कि पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे थे, उसमें से पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए साइंस का जो सिलेबस था, अध्याय 1 में भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, स्वस्थ और स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण और भोजन का उपयोग। अध्याय 1 में जितना भी टॉपिक है सभी को हम लोग कंप्लीट इसका थ्योरी पढ़ चुके हैं और प्लस इसका कुछ MCQ और कुछ प्रीवियस ईयर भी देखे हैं। आज की इस वीडियो में पेपर 1 का भी हम लोग देखे थे, परिवार और पड़ोस, भोजन और जंतु से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतु और पशुओं में आहार। उसके बाद आवास भी पढ़े थे, आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा और साफ सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु। आज की इस वीडियो में पेपर 1 का होगा, यानी कि पेपर 1 पर्यावरण और साइंस विज्ञान जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो पेपर 2 के लिए यह अध्याय का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया है, मतलब इसका मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद अध्याय 2 से शुरू करेंगे, दैनिक उपयोग की सामग्री। आज इस चूँकि पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों साथ में लेकर चल रही हूँ, इसीलिए अध्याय 2 का अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 4 बताएंगे पेपर 1 के लिए, जिसमें कि जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारे जीवन और जल का अभाव, जल का अभाव होगा, जल का बहाव होगा, पौधों एवं जंतुओं के लिए जल की आवश्यकता है। फिर उसके अलावा पढ़ेंगे जल के स्रोत क्या है, जल का महत्व क्या है और जल का वितरण। फिर जल से होने वाले विभिन्न प्रदूषक, कारक, रोग, हानि। ठीक है, यानी कि जल टॉपिक से जितना भी सब टॉपिक है, जितना भी उससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, उन सभी टॉपिक को मैं यहाँ कवर करूँगी। तो वह जो है पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, जल, सबसे पहले जल पढ़ेंगे कि जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे दैनिक जीवन से ही जल की शुरुआत होती है और दैनिक जीवन में हम लोग जल के विभिन्न उपयोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जल जो है पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग, 3/4 कहने का मतलब 3/4 है ना, 3/4 भाग लगभग 71% जो है जल से ढका हुआ है। यहाँ पे पूछिएगा कि पृथ्वी का लगभग कितना चौथाई जो है वो जल से ढका हुआ है, या तो परसेंट में पूछेगा तो 71% या फिर 3/4 है ना, 3/4 या 71% जो है वो जल से ढका हुआ है। इसी भाग को क्या कहेंगे, जल मंडल कहेंगे, है ना। यानी कि जल से 71% भाग जल से घिरा हुआ है, 3/4 भाग पृथ्वी का, तो उसी को क्या कहेंगे, जल मंडल। पृथ्वी और जल जो है जल चक्र के द्वारा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर जल कैसे प्राप्त होती है, तो जल चक्र के द्वारा प्राप्त होती है। जल चक्र कहने का मतलब जैसे कि जितना जल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर उसी को क्या हो रहा है, जल चक्र के माध्यम से, वाटर साइकिल के माध्यम से, फिर वो जल की जो है वो कमी नहीं होती, फिर उसको बार बार यूज करते हैं रिसाइकिल के थ्रू। कैसे, आगे जानेंगे कि जब समुद्र, महासागरों, नदियों, तालाबों, झरनों का जल सूर्य की गर्मी ताप से गर्म होकर आसमान में जाता है, तब बादलों का निर्माण होता है। कहने का जो भी जितना भी नदियां हैं, महासागर है, समुद्र है, झरना है, तालाब है, इन सभी में क्या होता है, सूर्य की गर्मी से, सूर्य की ताप से क्या होता है, गर्म होकर आसमान में उड़ जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पित हो जाता है ना। और यह जब वाष्पित हो जाता है, फिर ऊपर जाकर जो है यही बादल का निर्माण करता है, और बादल फिर से बारिश होती है। यह बारिश या फिर वृष्टि बर्फ के रूप में, ओलों के रूप में, या फिर पानी के रूप में होती है ना, जिसको बारिश, सामान्यतः बारिश, ओले, बर्फ का पड़ना, ये सभी क्या हुआ, जितने भी जलमंडल है, समुद्र, महासागर, जल के स्रोत है, नदी, तालाब, उनका क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। फिर वो आसमान में जाके बादल का निर्माण होता है। फिर वह बादल का निर्माण होने के बाद क्या होता है, बारिश के रूप में, ओले के रूप में, बर्फ के रूप में पुनः जो है पुनः इस प्रकार बारिश के रूप में पुनः धरती में आ गए। इस प्रकार पुनः जल समुद्र, महासागरों, नदियों, तालाब और झरनों में
पहुंच जाता है। तो ये जल चक्र के माध्यम से जो है वो पृथ्वी में जल पहुंचते रहता है। दोबारा से पानी का भाप बनने की प्रक्रिया फिर से शुरू होता है और फिर बादल बनने के बाद जो है वर्षा होती है। यही प्रक्रिया जिसमें जलमंडल से वायुमंडल में जाता है, ठीक है, और वायुमंडल से जलमंडल में आता है। इसी को क्या कहेंगे? जलमंडल। वायुमंडल, जलमंडल से वायुमंडल में गया, फिर वायुमंडल से किस में आया? जलमंडल में आया। इसको क्या कहेंगे? जल चक्र कहेंगे। अब जल का इम्पोर्टेंट क्या है, जल का क्या महत्व है, पहले जानेंगे कि जल सभी जंतुओं की जो है आधारभूत जरूरत है, यानी कि डेली यूज में जो है इम्पोर्टेंट है, तो वह आधारभूत जरूरत है, मतलब जरूर आवश्यकता ही है। उसके बाद मनुष्य के शरीर में भी लगभग 70% जल भाग से बना हुआ है, यानी कि हमारे शरीर में भी जो है जल का लगभग 70% भाग जल से ही बना है। मनुष्य को अपने विभिन्न कार्यों जैसे कि खाना पकाने, कपड़े धोना, साफ सफाई करना आदि के लिए जो है वो जल की जरूरत होती है। मनुष्य के पाचन प्रक्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में और अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल रखने के लिए भी जल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी कि जल का यूज देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हो रहा है, जल का इम्पोर्टेंट देख रहे हैं। उसके अलावा पौधे को भी खाना बनाने, खनिजों के संवहन, बीजों के अंकुरन आदि के लिए जल की आवश्यकता है ना। ये भी सब टॉपिक है कि पेड़ पौधों के लिए हुए जल की क्या उपयोग है, तो उसको खाना बनाने के लिए, खनिज के संवहन के लिए, बीजों के अंकुरन के लिए आदि के लिए जल की आवश्यकता होती है। इनके अलावा है कुछ कुछ जीव जंतु, पेड़ पौधे तो जल में ही रहते हैं, यानी कि कुछ जलीय पेड़ पौधे भी होते हैं, कुछ जंतु भी होते हैं, तो वो जलीय जंतु हो गया, जलीय पेड़ पौधे हो गया। उसके अलावा कृषि यानी कि खेती करने के लिए भी जल की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। इनके अलावा जल से जो है वो बिजली बनाई जाती है। उसके बाद कई उद्योग जैसे कि कागज मिल, स्टील संयंत्र, उर्वरक आदि को भी जल की जरूरत होती है। तो इस प्रकार जो है हम लोग जल का महत्व देख लिए। अब देखेंगे कि जल के स्रोत क्या है, यानी कि जल जो है वह कहाँ से प्राप्त होती है। सामान्यतः तो हम लोग जान रहे हैं कि पृथ्वी से ही जल चक्र के माध्यम से जल जो है वो पृथ्वी पे ही वापस आ जाती है, वायुमंडल से जलमंडल, जलमंडल से फिर वायुमंडल। इसको क्या कहेंगे? जल चक्र कहेंगे। लेकिन उसका स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो इसको जानेंगे कि जल जो है वो तीनों रूपों में पाए जाते हैं। तीनों रूप कहने के मतलब जो पदार्थ की तीन अवस्था है, ठोस, तरल और गैस, उन सभी तीनों अवस्था में जल की में पाया जाता है ना। ठोस हो गया बर्फ, तरल हो गया द्रव के रूप में, और गैस हो गया जैसे वाष्प के रूप में। ठोस रूप में जल बर्फ के रूप में पाया जाता है। तरल रूप में जल समुद्र, महासागरों, नदियों, तालाबों, झरनों, जमीन के अंदर आदि में पाया जाता है। यानी कि जितनी भी पानी की अवस्था में, तरल अवस्था में पाई जाती है वह तरल में। इनके अलावा भाप के रूप में, यानी कि वाष्प के रूप में जब आसमान में पाया जाता है, इसे आर्द्रता, नमी कहते हैं। इसको हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। गैस के रूप में, यानी कि जब वो सूर्य की ताप से जब समुद्र और महासागरों का नदियाँ वाष्प के रूप में ही मतलब बादल बन रही थी, तो इसमें क्या है, वो वाष्प या फिर भाप के रूप में है ना, गैस के रूप में। इसके अलावा इसमें आसमान में पाया जाता है, इसे आर्द्रता, यानी कि आर्द्रता किसको कहेंगे? नमी। और आर्द्रता को किस में नापते हैं? हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि वायु की आर्द्रता को किस में मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है ना, नापा जाता है। जल के स्रोत देख लिए। अब है टॉपिक कि जल का वितरण, यानी जल का वितरण मतलब जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, जल कहाँ कहाँ बटा हुआ है ना वितरण में। तो पृथ्वी का पहले क्या देखे कि पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग, यानी लगभग 71% भाग से जल ढका हुआ है, परंतु फिर भी इसकी कमी है। लगभग 100% में 71% जो जल से ढका हुआ है, फिर भी क्या है, इसकी कमी है। कैसे? क्योंकि जल का वितरण असमान है ना। असमान मतलब समान नहीं है, और इसका ज़्यादातर भाग हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जल तो है ना, लेकिन इनका ज़्यादातर भाग जो है उपयोगी नहीं है। कैसे उपयोगी नहीं, आगे देखेंगे कि जल का वितरण निम्नलिखित है। किस प्रकार से वितरण है कि जो महासागर है, समुद्र है, उसमें जो है लगभग 97.0% जल है, और वह जल जो है वो लवणीय जल है। लवणीय जल मतलब उसमें खारापन है, नमक ज़्यादा है, उसका अनुपयोगी है
है ना। लवणीय जल है तो उसका उपयोग नहीं है, उसका कोई उपयोग लायक नहीं है, जो कि समुद्र का जल महासागर है। तो इस प्रकार के 97% जो है 97% वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है ना। लगभग पृथ्वी में 71, कहने का मतलब है कि 71% जल होते हुए भी 71 में से 97% जो है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है ना, क्योंकि वह लवणीय जल है। इनके अलावा जो बर्फ के रूप में पाए जाते हैं वो 2.0% यानी कि 2% लगभग, है ना, बर्फ के रूप में। वह भी जो है वह बर्फ जो है अलवणीय है, लेकिन वह अनुपयोगी है। बर्फ को कैसे यूज करेंगे हम लोग, है ना। जहाँ पर बर्फीली क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ के रूप में ही जल पाए जाते हैं। बर्फ जो अलवणीय जल है, इसमें लवण नहीं है, लेकिन फिर भी वह हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हमारे लिए उपयोगी कितना है, मात्र और मात्र ओनली 1%। उसमें से भूमिगत नदियाँ, झीलें आदि, है ना, ये अलवणीय है और वो ये हमारे लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार से देखिए कि कितना हमारे पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और लगभग 1% जो है वो हमारे लिए उपयोगी है। तो जल को बचाना कितना इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके अलावा 1% तो उपयोगी है। उपयोगी में से जो है पीने योग्य लगभग हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे नोट करके दिया है कि जो उपयोगी जल 1% हमारे लिए उपयोग के लिए उपलब्ध है, उसका हम सिर्फ 0.006% ही उपयोग करते हैं, है ना। 1 का 0.006% ही उपयोग करते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहेंगे। ये तो हो गया जल का वितरण। अब देखेंगे कि जल से होने वाली क्या क्या प्रदूषण हो रहा है, उसका कारण क्या है और उनका हानि क्या है। जल प्रदूषण से होने वाली फिर विभिन्न रोगों को भी देखेंगे हम लोग, है ना। जल यानी कि जल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जल से कोई भी सब टॉपिक जो है वो छूटे ना, क्वेश्चन चाहे जहाँ से भी पूछे, है ना। जल प्रदूषण कारक एवं हानि। जल में ऐसे पदार्थ का मिलना जिनसे जीव जंतु और पेड़ पौधे को नुकसान पहुँचे, उसको क्या कहेंगे, जल प्रदूषण कहेंगे। जल प्रदूषण के कई कारण हैं जो कि निम्नलिखित है। जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, इसमें से पूछाएगा कि घरों से निकलने वाला कचरा, मल मूत्र इत्यादि, ठीक है, ये जल प्रदूषण के कारण होगा। दूसरा कारण उद्योगों, फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला कचरा, रसायन, गर्म जलवायु, ठीक है। कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट यानी जो साबुन, जो झाग बनाते हैं, यह भी जो है वो जल प्रदूषण का कारक है, उनका प्रयोग करते हैं। खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग करना यानी कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना, खरपतवार नाशों और कीटनाशकों का प्रयोग से भी जो है जल प्रदूषण हो रहा है। जल स्रोतों में यानी कि जल स्रोतों कहने का मतलब समुद्र, नदी, झरना, इसमें क्या होता है कि मरे हुए जीव जंतुओं का फेंकना, उससे भी जल प्रदूषण होता है। नदियों का प्रदूषण स्तर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में मापा जाता है। यानी कि नदियों में जो प्रदूषण स्तर है उसमें कैसे नापते हैं कि नदियों में प्रदूषण है क्या नहीं, तो इसको बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में जो है मापा जाता है। और बीओडी 5 का अर्थ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, है ना, ये याद रखना है, बीओडी और बीओडी 5। अब जल प्रदूषण तो हो गया। अब जल प्रदूषण को रोकना क्या है, अत्यंत जरूरी है। अगर हम उपरोक्त जल प्रदूषण से कारकों को दूर कर दे तो जल प्रदूषण नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तब हमें जल प्रदूषण से कई हानियां हो सकती है ना। जल प्रदूषण से तो किन किन वजह से हो रही है वो तो हमें समझ में आ गया, बट जल प्रदूषण को रोकने के लिए कि ऐसा ना हो, उसका जो है हमने करना चाहिए, वो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें जो है मरे हुए जीव जंतुओं को जल के स्रोत में यानी कि नदी, झरना, तालाब, इन सभी में नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, है ना। ये सभी जो है हम लोग कदम उठा सकते हैं जल प्रदूषण को रोकने के लिए। अब देखते हैं कि जल प्रदूषण की हानि क्या है। जल प्रदूषण यानी कि दूषित जल से पेचिश, डायरिया, जिसको टाइफाइड या फिर मियादी बुखार, पीलिया और हैजा जैसे रोग हो सकते हैं, है ना। यानी जल प्रदूषण होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो हो जाएगा पेचिश, डायरिया, टाइफाइड, मियादी बुखार और पीलिया, हैजा जैसे रोग हो सकते हैं, है ना।
उसके अलावा कुछ विशेष धातुओं के जल में घुल जाने से भी बीमारियां होती है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना धातु की किन धातुओं से जो है घुलने से कौन सी बीमारी होती है। तो दो याद रखना है इसमें, मिनीमाटा और इटाई इटाई रोग। मिनीमाटा रोग जल में पारे है ना, मरकरी याद रखना, मिनीमाटा मौ से और मौ से मरकरी जिसको पारा भी कहते हैं। तो मिनीमाटा रोग किससे होता है कि जल में मरकरी के घुल जाने से मिनीमाटा रोग होता है। मरकरी को ही क्या कहेंगे, पारा कहेंगे। उसके अलावा एक याद रखना है इटाई इटाई रोग है ना। इटाई इटाई रोग जो है वो जल में कैडमियम धातु के घुल जाने से होती है। तो दो जल से धातु वाला हो गया। उनके अलावा जल से जो पेचिस, डायरिया, टाइफाइड, म्यादी बुखार, पीलिया और हैजा जैसे रोग हो सकते हैं। उसके अलावा दूषित जल से जो है वो शारीरिक विकलांगता आ जाती है। दूषित जल से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। दूषित जल से हानि वाली बीमारियों से बचने के लिए हमें पानी उबालकर पीना चाहिए। यानी कि इनके अलावा पानी में जो है वो फिटकरी डालने से भी पानी में मौजूद औषधियाँ नीचे बैठ जाती हैं। घर में आने वाले पानी में क्लोरीन मिली होती है ना, यानी कि जो कि हमें डब्बा बंद बोतलों में उसमें क्या होता है, क्लोरीन मिली होती है जो फिल्ट्रेट करके उसमें मिलाया जाता है ताकि पानी जो है पीने योग्य हो। उनके अलावा हमें पानी में फिटकरी डालकर पानी को उबाल कर भी पानी को और पानी में जो मौजूद अशुद्धियाँ है उसको दूर कर सकते हैं। इनके अलावा फिर देखेंगे कि हानियाँ सिर्फ दूषित जल से ही नहीं होती। यदि जल की कमी हो जाए या फिर जल अधिक बरस जाए तब भी हानियाँ होती है। कहने का मतलब सिर्फ दूषित जल से ही वो हानि नहीं हो रही, अत्यधिक जल से भी बाढ़ आएगी उससे भी हानि होगा, जल की कमी से भी सूखा होगा उससे भी हानि होगा, है ना। यानी कि दोनों तरह। इसमें क्या है, नोट करके कि गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य गंगा नदी के जल की गुणवत्ता सुधारना है। यानी कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए गंगा एक्शन प्लान का बनाया गया था और इसका उद्देश्य था कि गंगा नदी के जल की गुणवत्ता को सुधार करना। इनके अलावा हम लोग जानेंगे कि जल की कमी और जल के बढ़ जाने से भी जो है वह जल हानि हो रही है ना। यदि तो जल की कमी से क्या होगा, सूखा होगा। तो जब बारिश बहुत कम होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है तब क्या होता है, सूखा पड़ता है। इससे निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। इससे सूखा से जल की कमी से क्या हानियाँ हो रही थी, तो जल के स्रोत सूख जाते हैं, है ना। जो हमारे आसपास नदी होगा, जो मौसमी नदी वगैरह होते जो जल पर ही निर्भर है, तो वह जो है वो सूख जाते हैं। खेती नहीं होती है, पौधे सूख जाते हैं, भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं। इनके अलावा बाढ़, यानी कि जब बारिश भी बहुत अधिक होती है तब भी बाढ़ आ जाती है। तो इससे निम्नलिखित हानियाँ होती है कि क्या होती है कि मिट्टी की जो ऊपर की उपजाऊ परत होती है वह पानी में अत्यधिक बारिश से क्या होती है, वह बह जाती है और इस प्रकार जो है वो फसल के लिए उपयोगी पदार्थ वो नष्ट हो जाती है ना, फसलें बह जाती है। मलेरिया, डायरिया, हैजा जैसी बीमारी के फैलने की संभावना बढ़ जाती है इससे अत्यधिक जल से, यानी कि बाढ़ से। इनके अलावा जो देखेंगे कि लोगों के घर बह जाते हैं, जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। इन सभी जो है जल प्रदूषण से होने वाली हानियाँ देखें। अब हम लोग देखेंगे कि जल संरक्षण, है ना। जल संरक्षण मीन्स उसके जल को कैसे बचाया जा सकता है ताकि जो है वो जल की कमी ना हो। तो जल जो है एक अमूल्य वस्तु है। जल के बिना जीवन असंभव है। जल हमारे कई गतिविधियों के लिए आवश्यक है। हमने देखा कि जल का वितरण असमान है और सिर्फ 1% जो है जल ही हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। इसलिए जल का संरक्षण आवश्यक है। वर्षा ही जल का मुख्य स्रोत है, इसीलिए वर्षा के जल को हमें नदियों में व्यर्थ बहने नहीं देना चाहिए। इस जल को संग्रह करके रखना चाहिए, है ना। जल संरक्षण यानी कि जल को संग्रह करके रखना, स्टोर करके रखना ही क्या है, जल संरक्षण। क्योंकि हम देख चुके हैं कि 1% जो ही हमारे लिए उपयोगी है। प्राचीन काल में वर्षा रही क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा नहीं होती है वहाँ के लोगों ने कुओं, सीढ़ीदार कुओं, यानी कि जिसको बावड़ी कहेंगे, सीढ़ीदार कुओं, झीलों
आदि में वर्षा के जल को संरक्षित करके रखते थे। इनका उपयोग पूरा समुदाय करता था। जहाँ पर वर्षा की कमी, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, वहाँ पर वर्षा के जल को जो है संग्रहित करके रखते थे, है ना, संरक्षण करके रखते थे। स्टोर करके कैसे? कुआं में सीढ़ीदार कुआं बना के, झीलों बनाकर वर्षा के जल को संरक्षित करके रखते थे। या फिर जो है छोटे मोटे गड्ढे भी बनाकर, ऊपर की छतों में टैंक में भी वर्षा के जल को हम निम्नलिखित तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। किस प्रकार से वर्षा के जल को जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं? तो हो जाएगा कि छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। कैसे? इस विधि में हम छत के ऊपर इकट्ठा हुए वर्षा के जल को पाइप की मदद से जमीन में बने गड्ढे या टैंक में इकट्ठा करते हैं, है ना। छत में क्या करेंगे? छत का पानी को स्टोर करेंगे, यानी कि छत से बाहर नहीं आने देंगे, और उसी में पाइप लगा करके क्या करेंगे? गड्ढे में या फिर उसको टैंक में इकट्ठा करेंगे। तो यह हमें उपयोगी, यानी कि जैसे पशु के लिए, खेती के लिए और भी घरेलू यूज़ के लिए पीने को छोड़ के कर सकते हैं। इकट्ठे हुए पानी को हम बाद में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा विधि हो जाएगा कि हम सड़कों पर हुई बारिश के पानी सड़क के किनारे बनाए गए नालियों, गड्ढों के द्वारा जमीन में जाने देते हैं, जिससे जमीन के नीचे जो है वो पानी का स्तर बढ़ जाए, है ना। या फिर पताल तोड़ कुआं का निर्माण करते हैं, यानी कि जो भी सड़क में भी बह रही उसको एक क्या कहेंगे, नाली या गड्ढा द्वारा जमीन में जाने देंगे, ताकि जो है वो जमीन का जो जल स्तर है वह कम ना हो। जल को संरक्षित करने के लिए हम व्यक्तिगत तौर पर कम उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जो कि हम लोग पर्यावरण में हम लोग R3R पढ़ते हैं ना, वो पुनः उपयोग, पुनः चक्रण तरीके अपना सकते हैं। इस प्रकार से, है ना, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इस प्रकार से 3R। तो पुनः चक्रण, पुनः उपयोग और पुनः उसका रिसाइकल करके कर सकते हैं, कम करके, पुनः कम यूज़ और पुनः उपयोग। तो जल का भी हम लोग दैनिक उपयोग में 3R का उपयोग करके, कि कम यूज करके, कम उपयोग करके, रिसाइकल करके उसको तरीके अपना सकते हैं। अब जो ये इम्पोर्टेंट दिवस याद रखना है जल से संबंधित, कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब? प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इनके अलावा जो है जल प्रदूषण अब जो है जल प्रदूषण हुआ है उसको निवारण एवं कंट्रोल करने का अधिनियम 1974 में पारित हुआ था, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ईस्वी से जो भी संबंधित है वो इम्पोर्टेंट याद रखना है। इनके अलावा जल संरक्षण से संबंधित कुछ संस्थाएं भी है। कौन सी संस्थाएं हैं? दो याद रखना है, तरुण भारत संघ और एक हो जाएगा भीम संघ, है ना। तरुण भारत संघ में क्या है? यह संस्था राजस्थान में कार्यरत है। ये भी याद रखना कि तरुण भारत संघ कहाँ है, यह क्या है? जल संरक्षण से संस्था है, और यह कहाँ है? राजस्थान में है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह, जल पुरुष किसको कहेंगे? कहते हैं राजेंद्र पुरुष, जिसको मैग्सेसे पुरुष विजेता हुआ है। इस संस्था से संबंधित है कौन? राजेंद्र सिंह, और इसी को क्या कहते हैं? जल पुरुष। इस संघ का कार्य जो है जल संचय संरचनाओं जैसे कि जोहड़, कुओं आदि का पुनर्निर्माण एवं निर्माण करना। इनके अलावा यहाँ पे देखिए एक चार्ट से के माध्यम से कि हमारे वायुमंडल में जो है 1% ऑक्सीजन जो है 21% है, नाइट्रोजन जो है 78% है, और 1% जो है अन्य गैसें, धूल के कण और जलवाष्प है। सॉरी, ये तो वायु वाला संगठन है। तो ये जल संरक्षण से संबंधित कुछ संस्थाएं, यानी कि तरुण भारत संघ देखे, और दूसरा हो जाएगा इसका भीम संघ, है ना। भीम संघ यह क्या है? यह बच्चों की संस्था है जो कि कर्नाटक के होलगुंडी में कार्यरत है। ये कहाँ है? भीम संघ कर्नाटक में, और तरुण भारत संघ कहाँ देखे? राजस्थान में। और इससे संबंधित है राजस्थान में राजेंद्र सिंह से, इसको जल पुरुष कहते हैं। इसको मैग्सेसे पुरस्कार से विजेता है। इनके अलावा इस संघ और भीम संघ जो है वो कर्नाटक है, और ये बच्चों की संस्था है। इस संघ ने अपने क्षेत्र के तालाब, सरोवर को पुनर्जीवित करके पानी की समस्या को दूर किया जाता है।
तो इस प्रकार से है जल से संबंधित जितना भी टॉपिक था, जल का महत्व, जल का उपयोग, जल का स्टोर, है ना, जल का स्रोत, जल का भंडार, जल की आवश्यकता, इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग सभी टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। और 100 यकीन मानिए कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे जो है 100% आपको कंटेंट दे रही हूँ, ताकि जो है एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर छूटे नहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा पेपर 1 के लिए अध्याय 2 यानी कि दैनिक उपयोग की सामग्री। तो आप लोग इसको पढ़ के रखिए और नेक्स्ट अध्याय के लिए आप कमेंट कीजिए दैनिक उपयोग की सामग्री के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आशा करती हूँ कि ये जो है जानकारी और वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।